अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़कीर शहज़ाद और आप देख रहे हैं बिज़नेस एंड स्किल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए जो वीडियो का टॉपिक लेके आया हूं वो उन हज़रात के लिए है जो आउट ऑफ कंट्री बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आज मेरा जो मेन टॉपिक है वो दूसरे मुल्कों के ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज जो हमारा जो पॉलिसी है वो सिस्टम आपको सारा बताना है क्या क्या पॉलिसी है वो सऊदी अरब के बारे में है। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग माशाल्लाह सऊदी अरब में रहना पसंद करते हैं मक्के मदीने की वजह से। वहाँ पे जो है मज़दूरी और माशाल्लाह जो लोग शुरू से हमारा रुझान चलता आ रहा है कि भी लोग सऊदीया में काम कर रहे हैं, तो मोस्टली अपने लिखे छोटे भाई, कज़न, भांजे, भांजों को जितने भी मामला होते हैं उनको मोस्टली जो है सऊदी अरब लेके जाते हैं। तो जो नए लोग, जो पुराने लोग हैं जिनके बड़े सऊदीया में मौजूद हैं, उनको तो सारे मामलात का पता है, मालूम होता है सबको उनको कि वहाँ पे क्या पॉलिसी है, वहाँ पे रहने की, मामलात की, वीज़े की, मेडिकल की। तो जो लोग नए हैं सऊदी अरब में जाना चाहते हैं, ये वीडियो आज उनके लिए है कि भी सऊदी अरब में जाके रहना कैसा है, वहाँ के मामलात कैसे हैं, वीज़े की पॉलिसी से लेकर आज़ाद वहाँ पे दो पॉलिसियाँ दो किस्म के लोग सऊदी में जाते हैं। एक जो यहाँ से डायरेक्ट जो है वो कंपनी वीज़ा लेके जाते हैं, उनके मामले उनसे पहले तय हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो होगा आज़ाद वीज़े के ऊपर। कंपनी वीज़े के ऊपर भी आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊँगा मैं कि जैसे कि एक बंदा कोई पढ़ा लिखा शख्स है, जो कोई भी स्किल पर्सन है, तो पाकिस्तान से ही उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि यार हम आपको सऊदी में बुला रहे हैं, ये कंट्री है, ये पॉलिसी है, ये हमारा कंट्री है, ये सिटी है, कि उसकी सारी मालूमात उसको पहले से मालूम होती हैं। फिर वो अपनी सैलरी और अपनी स्किल पर्सन के हिसाब से या मार्केटिंग की जॉब, जो मैनेजमेंट की जॉब होती है, वो सारा डिस्कस करता है। लेकिन ये तो बहुत सारे ईजी मामला है। अब दूसरा मामला आ जाते हैं वो है आज़ाद वीज़े के ऊपर। उसकी मैंने इसकी थोड़ी सी तफसीली वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कुछ टॉपिक्स हैं वो लिख लिए हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। और अगर आपको भी कोई कमेंट्स चाहिए हो किसी भी मामले में, जो भी रहनुमाई मैं आपको ना कर सका, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, तो मैं आपको दोबारा वो सारी रहनुमाई शेयर कर दूँगा और दोबारा उसके ऊपर वीडियो और बना दूँगा मैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मरहला जो आता है वो सऊदी अरब में वो है आज़ाद वीज़े का। कि जब आप आज़ाद वीज़ा मंगवाएंगे तो वो आपको कोई भी दोस्त, अहबाब या कज़न या किसी भी दोस्त से आप वीज़ा मंगवाएंगे जो अगर आज़ाद वीज़े के ऊपर, अगर आपने आज़ाद वीज़ा मंगवा लिया, वो पहले आएगा किसी एजेंट के पास, किसी जो होते हैं अपने हमारे पाकिस्तान में या हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में जो भी एक दफातर होते हैं, ट्रैवल एजेंसी वगैरह, उनके पास आपका वीज़ा आएगा। ठीक है, मोस्टली वीज़ा जो एम्बेसी, और एम्बेसी कह रहा हूँ मैं, मतलब कि ये जो होते हैं वीज़ा ऑफिसर होते हैं, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, कराची तो इनका हब है माशाल्लाह बहुत बड़ा। तो मतलब कि वहाँ पे ये वीज़े आएंगे। आप उनसे रब्ता करेंगे जी हमारा आपके पास वीज़ा आया, वो पहले ऑलरेडी आपके बारे में जानते होंगे कि किस नाम से वीज़ा वहाँ से निकला है, आज़ाद वीज़ा। तो ये हो गया पहला मरहला। दूसरे मरहले में जब आप वहाँ कराची जो भी आपका हेड ऑफिस होगा वहाँ पहुँचेंगे, वीज़े के बारे में डिस्कस करेंगे। पैसे मामला जो है वो आपका ज़ाती मामला होता है। वैसे इस टाइम अगर कोई ताल्लुक़ बेस पे अगर वीज़ा आपको आज़ाद वीज़ा मिल जाए तो 4000 रियाल या 5000 रियाल में मिल जाता है। लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी का अपना रेट भी होता है, कोई 7000 रियाल, कोई 8000 रियाल का। जब मैं सऊदीया में गया था उस वक्त मामला और थे 2014-15 में। उस वक्त जो है वो वीज़ा तकरीबन 12 से 13 से 15,000 तक भी मिलता था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका मेडिकल। आप मेडिकल करवाएंगे, मेडिकल करवाने का तकरीबन जो ख़र्चा 15 से 20,000 रुपये हो जाता है। वो आपका डिस्टेंस भी काउंट होता है कि अगर आप जिस सिटी में मेडिकल हो रहा है वहाँ पे ज़ाहिर बात है आपको होटल लेना पड़ेगा, एक दिन लग जाता है, ट्रैवल एक्सपेंस बच जाते हैं आपके। लेकिन 15 से 20,000 रुपये आपका जो है ये ख़र्चा एक्सपेंस आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है पुलिस का लेना सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका तो आपको कोई पता कोई पैसे नहीं होते, 500,000 रुपये लगता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फिंगरप्रिंट करवाएंगे तकरीबन 4 से 5,000 रुपये उसका ख़र्चा आ जाता है, फिंगरप्रिंट का ख़र्चा आ जाएगा। और जैसे कि आपके मामला क्लियर हो जाएंगे उसके बाद आपका वीज़ा लगने के लिए पाकिस्तान एम्बेसी में, कराची या इस्लामाबाद में, तो ये दो पाकिस्तान की एम्बेसी है मेरे ख्याल में, तो वहाँ पे आपका वीज़ा चल जाएगा लगने के लिए। तो जैसे आपका मेडिकल रिपोर्ट ओके होगी, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन ओके होगी, फिंगरप्रिंट आपके हो जाएंगे तो आपका वीज़ा लग जाएगा। ये 15 से 20 दिन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपका जो वीज़ा लग जाएगा। उसके बाद आप टिकट करवाएंगे। टिकट इसका सऊदीया की जो है वो 80-90 हज़ार से लेकर 2 लाख तक जो है वो आम टिकट चल रही है सऊदी अरब की। तो जैसे जब आप सऊदी अरब पहुँचेंगे तो सबसे पहला काम आपका होगा वहाँ पे मेडिकल का। तो पाकिस्तान का मेडिकल तो क्लियर होने के बाद उसके बाद कुछ मामला होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में कोरोना आया था, कोरोना के कुछ सर्टिफिकेट या कोई और मेडिकल सर्टिफिकेट होंगे तो वो नेक्स्ट 7 पॉलिसियाँ उस मुल्क की थोड़ी बहुत चेंज होती रहती हैं।
उसके बाद जब आप जैसे ही सऊदीया पहुँचेंगे वहाँ पे मेडिकल करवाएंगे, उसकी कुछ फ़ीस है, फ़ीस अदा करेंगे। पहले दौर में एक अलग फ़ीस थी, अब कुछ और फ़ीस है। तकरीबन में हाल में 500-1000 रियाल वो भी खर्चा हो जाता है, 500 रियाल तक खर्चा हो जाता है वो। उसके बाद आप वहाँ पे बनाएंगे अपना अकामा बनवाएंगे अपने कफ़ील से बात कर जैसे ही आप अपने कफ़ील से अकामा बनवाएंगे, ठीक है, उसकी फ़ीस होती है तकरीबन 4000 रियाल। ये जो है लेबर वीज़े की बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग जो होते हैं वो साय ख़ास घर के ड्राइवर के वीज़े पे जाते हैं, या हारस या सिक्योरिटी गार्ड जिसको बोलते हैं, या माली के वीज़े पे जाते हैं। उनका तकरीबन 1000 से 1500 रियाल तक खर्चा होता था पहले। अभी कुछ पॉलिसी चेंज है उनकी, तो ये आपको अभी उनसे कफ़ील से पहले कंफर्म कर लें कि हाज़िर रेट की जो है वो एक्सपेंस कितने हैं, अकामा जो बनेगा उसके क्या अखराजात हैं। अच्छा, अब आपका मेडिकल भी हो गया, वहाँ जाके आपको अकामा मिल गया। अब आपने क्या करना है, वहाँ पे 3 मामलात हैं। सबसे मोस्टली पाकिस्तानी तो वहाँ पे जाके शुरू में मजदूरी करते हैं, लेकिन आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आपने सऊदीया में कामयाब होना है, उसका पहला और आखिरी ज़रिया है वो आपका कोई ना कोई स्किल पर्सन। जो लोग स्किल पर्सन हैं, जिन्होंने कोई ना कोई हुनर सीखा हुआ है, उनकी वहाँ पे अच्छी डिमांड भी हो जाती है, उनकी वैल्यू भी होती है, और उनको लोग काम पे रख भी लेते हैं। ये मैं मजदूरी की बात कर रहा हूँ, जो एक डेली वेजेस पे लोग वहाँ पे काम करते हैं। इस टाइम जो अगर आप जाते हैं, अगर ताल्लुक़ है तो एक अलग बात है, अगर ताल्लुक़ नहीं है तो लोग आपको काम पे नहीं लेके जाएंगे, आपको मजदूरी मिलना मुश्किल हो जाएगी, वो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा आपके पास उसके बाद उसके बाद जो अगर आम लोग हैं जो नए काम पे मजदूरी पे जा रहे हैं, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी काम है, चाहे उसमें बिजली का काम है या पेंट का काम है या मजदूरी है या शटरिंग का काम है या फ़र्श का काम है, प्लम्बर का काम है, इनमें जितने भी जो नए बंदे होते हैं उनको 80 से 90 या हद 15-20 दिन के बाद 100 रियाल उनकी जो है वो मजदूरी दी जाती है उनको डेली वेजेस के ऊपर। और उसके बाद आ जाता है कारीगर के ऊपर। अगर आप पाकिस्तान से कारीगर बन के जाते हैं, कोई अच्छा काम सीखे जाते हैं, जो भी मैंने आपसे ये डिस्कस किए हैं ये सारे काम अगर आपको आते हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी जो है वो सैलरी तकरीबन 130 रियाल से 150 रियाल तक भी होती है। और जो कुछ ज़्यादा पुराने कारीगर होते हैं पाकिस्तान से, काम बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, उनकी 180 से 200 रियाल तक दिहाड़ी भी जाती है। लेकिन वो लोग बहुत लकीली बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनको काम सीखने में टाइम लगता है। क्योंकि हमारे पाकिस्तानी होते हैं जैसे 18-20 साल की उम्र होती है, पहले तो वेले बैठे रहते हैं, उनके बाद में अचानक याद आता है मैं सऊदी जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ या मलेशिया जा रहा हूँ मैं। तो इसलिए कोई जहाँ जाएँ कोई मसला नहीं है, लेकिन यह कि कोई ना कोई आप स्किल लाजमी सीख कर जाएँ, अगर आपकी वहाँ पे अपने ईज़िली अपनी अर्निंग करनी है तो। ये तो कि मजदूरी की या कारीगर की कैटेगरी आ जाती है। फिर आ जाता है कंपनी जॉब्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस या तनाज़ुल। पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता हूँ कि अगर आप यहाँ से आज़ादी लेकर चले गए हैं, वहाँ पे आपको कोई अपने स्किल के हिसाब से या तालीम के हिसाब से कोई जॉब ऑफ़र हो जाती है वहाँ से, या आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, उसकी 2 पॉलिसियाँ हैं। या तो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा 1 साल या 2 साल का कि आप 1 साल के लिए पाकिस्तान ही जाएंगे, सैलरी डिसाइड हो जाएगी, हम कामे की फ़ीस को अदा करेगा, मामला को अदा करेगा, वो एक टॉपिक अलग हो जाता है। दूसरा आ जाता है कि आप तनाज़ुल देते हैं, मतलब कि आप जिस कफ़ील के रेफरेंस से जो पाकिस्तान से सऊदीया पहुँचे हैं, उसके पास आपने काम नहीं करना, उसने आपको बोला है रात काम करें, जहाँ मर्ज़ी काम करें। उसके अलावा भी अगर किसी से अगर दूसरी कफ़ील के पास जाते हैं, वो कहते हैं मैं आपको परमानेंट अपने पास रखता हूँ, तो वो आप उससे भी तय कर लें कि वो तनाज़ुल के ज़रिए आपको अपने पास रखेगा। पक्का वीक पे अकामा भी चेंज हो जाएगा, तनाज़ुल भी होगा, सारे मामला दोबारा से होंगे। लेकिन जो आपने 6 से 7 लाख या 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है आज़ाद वीज़े के ऊपर, आपका वो सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, जो आज़ाद वीज़े के ऊपर फिर वहाँ पे रह रहे होते हैं या तनाज़ुल के बाद किसी कंपनी के पास रह रहे होते हैं, उनके मामला 2 किस्म के होते हैं। वो भी 2 किस्म के मामले जारी बात है। एक वो कि आपको खाना या रहाइश, आने जाने की टिकट, ये भी अपने मामला वहाँ जाकर तय करने होते हैं कि भाई हमें कंपनी प्रोवाइड करेगी या कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से या तनाज़ुल के हिसाब से, या हम खुद एक्सपेंस करेंगे, वो आप पहले से वहाँ पर खुद तय करेंगे वहाँ पर। दूसरा टॉपिक आ जाता है कि आज़ाद वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जिनका मतलब कि एक डेली वेजेस के ऊपर काम करें, जहाँ मर्जी जाके जो मर्जी काम करें, उनके मामलात जो हैं वो महीने के अखराजात कौन से हैं। एक तो लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है रहाइश के एक्सपेंस। दूसरा ये है कि आप थोड़ा अगर किसी के पास काम कर रहे हैं, किसी ठेकेदार के पास, किसी
अच्छे इंसान के पास काम करें, वो आपको तावन भी कर देगा, रिहाइश फ्री मिल सकती है, लेकिन ऐसे 99% नहीं होता कि आपको पे करना ही पड़ेगा। इसका आपका रहाइश का खर्चा जो होता है तकरीबन 200 रियाल से 250 रियाल होता है। बिजली का बिल, इंटरनेट चार्जेस डाल के 50-60 रियाल 100 रियाल ये खर्चा हो जाता है। 300 रियाल ये एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है। उसके ऊपर खाने के एक्सपेंस आ जाते हैं। खाने का एक्सपेंस आपका 300 रियाल से 350 रियाल 400 रियाल को आपके खाने के ऊपर डिपेंड करता है। हम आपको ज़्यादा नहीं, कम से कम 300 रियाल उसके ऊपर ऐड कर देते हैं। ये अब आपका हो गया 600 रियाल मंथली फ़िक्स एक्सपेंस, ठीक है। उसके बाद आपकी जो है सालाना फ़ीस जो टैक्स होता है, जो आपको अकामे की मद में हुकूमत आपसे चार्ज करती है, 400 रियाल एवरेज मंथली एक्सपेंस वो होता है। अगर 400 रियाल ये एक्सपेंस ऐड किया जाए तो तकरीबन 6, 7, 8, 9, 10 1000 रियाल आपका ये मंथली एक्सपेंस है। उसके बाद जिसने आपको ये वीज़ा स्पॉन्सर किया है वो अपना ज़ाती टैक्स या जिसको हम मंथली बोलते हैं वहाँ पे कि भी कफ़ील की मंथली तकरीबन 300 से लेकर 1000 रियाल तक चल रही है। लेकिन कम से कम जिस टाइम जो है वो 300 रियाल तो लाजमी है, कुछ की 500 रियाल भी है कफ़ील की, वो भी आपको ऐड करना लाजमी है। लेकिन अगर आप लोएस्ट लो भी रखेंगे तो 300 रियाल तो ये लाजमी है, मतलब कि 1000 खर्चा आपका ये हो गया और 300 रियाल ये, और 200 रियाल आपका महीने का छोटा मोटा मोबाइल का एक्सपेंस, या आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, छोटा मोटा वहाँ पे रिफ्रेशमेंट करते हैं बाहर, तो 1500 रियाल आपका ये फ़िक्स एक्सपेंस है। कि आप पाकिस्तान से जहन बना कर जाएँ कि मैंने यहाँ पे 1500 रियाल आपका फ़िक्स एक्सपेंस आता है। उसके बाद जो आपकी जो अर्निंग होगी वो आपका प्रॉफिट होगा मंथली का, वो आप 1000 रियाल कमाएँ। शुरू में जारी बात बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आप 2500-2600 रियाल कमाएंगे, वो भी उस बेस के ऊपर कि आपके 26 दिन मुकम्मल आप काम करें, आपकी कोई छुट्टी ना हो, ठेकेदार या आपको मुंशी जो भी है आपको रेस्ट ना करवाए घर पे, आप 26 दिन मुसलसल जुम्मे निकाल के अगर काम करते हैं तो ये आपका जो है वो 1500 रियाल फिक्स एक्सपेंस है। अगर 26 दिन आपको पूरे लगते हैं तो 1000-1200 रियाल आपको प्रॉफिट होगा, जो इस टाइम पाकिस्तान तकरीबन 1 लाख रुपये बन रहे हैं। वो भी आप 26 डेज में, फिर कह रहा हूँ कि अगर कंप्लीट लगे। अगर इसमें आपका 3-4 छुट्टियाँ आ जाती हैं, या आपको आपका दोस्त या ठेकेदार आपको काम पर नहीं लेके जा रहा है, या किसी और बिना पर आपकी छुट्टियाँ आ जाती हैं, तो वो आपको उस दिन की सैलरी दिहाड़ी नहीं मिलेगी। आपको दरमियान में एक बात दोबारा डिस्कस करता चलूँ कि जब आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, किसी का जॉब करने का, तो ये चंद चीज़ें आप लाजमी तय कर लें कि आप तनाज़ुल लेंगे या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या नहीं। दूसरा, आप जब मैं साल बाद मेरा जो अकामा रीन्यू होना है उसकी फ़ीस कौन अदा करेगा। तीसरा, मैं साल बाद घर जाऊँगा या 2 साल बाद घर जाऊँगा। मोस्टली वहाँ पर जो कानून है वो अगर 1 साल बाद घर आते हैं तो 1 साइड टिकट आपको वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर 2 साल बाद घर आएँगे तो दोनों साइड की टिकट कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद एक बार और ज़रूरी है कि जब आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप कंपनी वीज़े के ऊपर हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान वापस आए हैं, वो 3 महीने या 4 महीने अगर आप पाकिस्तान रहते हो तो क्या आपको कंपनी सैलरी पे करेगी उन दिनों की या नहीं, ये भी आप पहले तय करेंगे। कि आपको बेसिक सैलरी या अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं या नहीं जाते, ये भी आप पहले तय करेंगे। अच्छा, आज़ाद वीज़े में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कफ़ील ऐसे होते हैं, आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो मंथली है वो पहले महीने से स्टार्ट हो जाती है। कुछ अच्छे कफ़ील होते हैं, वो ताउन करते हैं, वो पहले साल आपसे कफ़ालत जो होती है वो 300 से 500 रियाल जो होते हैं वो नहीं लेते, कि आदमी नया आया है, भी यहाँ पे काम सीखेगा, करेगा, थोड़ा सा अपना स्टेबल हो जाए, तो उसके बाद जो है वो 1 साल बाद वो अपना मंथली स्टार्ट करते हैं कि आपको 300 से 500 रियाल मंथली देनी पड़ती है। अब तीसरा टॉपिक आ जाता है बिज़नेस के ऊपर, कि आप वहाँ पे बिज़नेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके लिए आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। सर, बिज़नेस जो है वो सऊदीया में जो है बहुत सेफ़ है, वैसे बहुत अच्छा बिज़नेस है। वहाँ पे कोई भी आप काम कर लें, बिज़नेस कर लें, वहाँ पे नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि प्रॉफिट ऑफ मार्जिन उन चीज़ों का वो बहुत स्टेबल होता है। महंगाई की शरह एक मुस्तहकम होती है, बार बार चीज़ों का रेट ऊपर नीचे नहीं होता। जिस तरह पाकिस्तान में आप 1 घंटे बाद चीज़ देने जाएँ तो अगले दिन शाम को या उसी दिन शाम को आप चीज़ देने जाएँ उसका रेट चेंज हो जाता है। तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स बहुत कम हैं, और एक्सपेंस जो है वो किसी भी किस्म की हो वो बहुत एक लिमिटेड से होते हैं। तो आपको वहाँ पे बिज़नेस करना ज़्यादा इजी है बानिस्बत ये कि वहाँ पे आप जॉब करें या कोई, लेकिन अगर बहुत पैसा, मेन चीज़ पैसा आपके पास लाजमी है।
मतलब कि आप वहाँ पे किसी किस्म की सुपर स्टोर या करियाना या मोबाइल शॉप जिस डालना थोड़ा टफ है, क्योंकि वहाँ पे आपको उसके एक्सपेंस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आप वहाँ मोबाइल शॉप बनाते हैं तो आपका कफ़ील का कोई भाई बेटा या कोई सऊदी जो आपको मुलाज़िम रखना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको उसकी सैलरी पे खुद से करनी पड़ती है, और मंथली एक्सपेंस जो होते हैं वो अलावा हो जाते हैं, वो थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब कि आप कोई भी ऐसी कंपनी बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद बनाते हैं और अपने कफ़ील के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, उसके वो भी मामला अच्छे हैं, वो भी काम अच्छा है। अगर आप सुपर स्टोर या करियाना बनाना चाहते हैं तो वो आप जब पाकिस्तान से जाएंगे तो आप पहले तय करेंगे कि मैंने सुपर स्टोर का जो है वो काम लेना है, मैंने वीज़ा लेना है, या मेडिकल स्टोर तो वहाँ पे नहीं है, मतलब कि वो एक हुकूमती लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है। आपने कोई कंप्यूटर शॉप बनानी है, कोई बुक शॉप बनानी है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप बनानी है, वो आप पहले अपने कफ़ील से तय करेंगे। वो आपको उस लेवल का जो उसके ऊपर जो डिपेंड करता है वीज़े की जो पॉलिसी होगी, आपको उस वैल्यू का वीज़ा लेके देगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी मार्ट के अंदर कोई सुपर स्टोर जो बनाना है, किसी प्लाजे के अंदर सुपर स्टोर बनाना है या कोई मार्ट बनानी है, तो हर किस्म की पॉलिसी उसकी एक्सपेंस वगैरह एक्स्ट्रा है। मोस्टली यहाँ पे से जो है पाकिस्तानी वैसे तो मज़दूरी करते हैं, लेकिन मैंने बहुत कम वहाँ पे देखे हैं जिनका सुपर स्टोर या करियाना होता है। सुपर स्टोर या करियाने के लिए जो पॉलिसी है वो मुझे इतना ख़ास इल्म तो नहीं है इसके बारे में, लेकिन उसकी एक मखसूस सी फ़ीस अदा करनी पड़ती है कि हमने एक छोटा मिनी लेवल का आपने करियाना बनाना है, जिसका एक्सपेंस कम से कम जो है 50 से 60 हज़ार रियाल हो जाता है। इतना एक्सपेंस उसमें वहाँ पे सुपर स्टोर पे लाजमी, छोटे किराए की बात करूँ मैं, बड़े सुपर स्टोर या हाई सुपर स्टोर की नहीं, एक नॉर्मली एक महल्ले की दुकान जिसमें पाकिस्तान में 8 से 10 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट में काम चलता है, वहाँ पे कम से कम 40 से 50 हज़ार रियाल में आपका ये बिज़नेस रन होगा। लेकिन उसके बदले में अगर पाकिस्तान में अगर आप ये 10 लाख लगाते हैं तो आपको उसका जो रिटर्न होता है मंथली 50 से 60 हज़ार होता है, या अगर पुराना हो जाए सुपर स्टोर तो आपको 1 लाख तक उसकी इनकम होती है। लेकिन सऊदीया में ऐसा नहीं है। अगर आप 50 हज़ार रियाल तक एक सुपर स्टोर बनाते हैं तो उसका आपको जो मंथली प्रॉफिट जो है वो 6 से 7 हज़ार रियाल बन जाता है। इस टाइम जो है वो 1 हज़ार रियाल 80 से 85 हज़ार रुपये में चल रहा है, मतलब एक अच्छी के हैंडसम अमाउंट बन जाती है प्रॉफिट की। रही बात उसके बाद फैमिली वीज़े की, तो फैमिली वीज़ा जो है वो सऊदीया में बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। मतलब कि मिल तो जाता है ईजीली, लेकिन उसके मंथली एक्सपेंस जो है वो बहुत टफ होते हैं, वो कवर करना पाकिस्तानियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जो है वो सबसे बड़ा इशू ये है कि मंथली एक्सपेंस, मिसाल के तौर पे अगर वहाँ पे आप जाके अपनी फैमिली को ले जाते हैं, 2 से 3 आपके बच्चे, मेरे बात इतने बच्चे तो हर किसी के ही होते ही हैं, मतलब 2 से 3 अगर आपके बच्चे हैं, मिसेज है और आप मतलब 4 से 5 लोग हैं। एवरेज फैमिली के लोग 4 से 5 लोग होते हैं। 5 लोग के आपसे देखा जाए तो आपको जो है 5 लोगों के वहाँ पर रहने के लिए आपको 3 बच्चे और 1 मिसेज, इनका मंथली टैक्स जो है जो आप कंपनी को हुकूमत को अदा करेंगे साथ में इकट्ठा देते हैं, लेकिन ऑन एवरेज जो है 100 रियाल फ़ी बच्चा और मिसेज होता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं और आपकी 1 मिसेज हैं तो आपको ये 400 रियाल मंथली एक्सपेंस देना पड़ेगा। ये आपके एक्सपेंस आपके अकामे और आपकी कफ़ालत के अलावा होता है, मतलब कि आपको ये भी पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो मेडिकल का है। अगर आप कोई फैमिली के इंश्योरेंस करवाते हैं तो वो वहाँ पे उसको तमीम बोलते हैं, तमीम शुरू होती है 2000 रियाल से और एज फैक्टर के हिसाब से वो बढ़ती जाती है। अगर आप मेडिकल जो इंश्योरेंस करवाते हैं पूरी फैमिली की, तो फिर उसका जारी बात है आपको हर साल जो है वो 2-2 हज़ार के हिसाब से भी देखा जाए, अगर एवरेज एज 50 से कम है, अगर 2-2 हज़ार भी उसकी आपका एक्सपेंस आता है, तो अगर 4 बच्चे, 3 बच्चे, 1 मिसेज, 8 हज़ार रियाल आपको ये मंथली ये भी पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस की, मेडिकल इंश्योरेंस। लेकिन उसका फ़ायदा फिर ये हो जाएगा, आपका किसी भी किस्म का एक्सपेंस अगर आता है वहाँ पे मेडिकल किसी भी किस्म का, चाहे आप पाकिस्तान में उसका एक्सपेंस 50 हज़ार हो, लाख हो, 2 लाख हो, या सऊदीया में उसका 10 हज़ार रियाल हो, 50 हज़ार रियाल हो, तो 100% फ्री होता है। उसके 1-2 टेस्ट होते हैं जो हुकूमत की तरफ से होते हैं कि वो आपको पे करने पड़ते हैं। मेरे ख्याल में आई थिंक वो हेपेटाइटिस वगैरह के तो नहीं होते, लेकिन वो एड्स कैंसर वगैरह जो अगर वो टेस्ट लेते हैं तो ये उनके वो आपको चार्जेस अदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी आपके मामलात होंगे वो हुकूमत जो उठाएगी, वो इंश्योरेंस कंपनी आपकी उठाएगी। अच्छा, एक टॉपिक दरमियान में आपसे ये भी डिस्कस करता चल रहा हूँ
कि अगर आपने पाकिस्तान छुट्टी आना है, मिसाल के तौर पे आपने 2 साल सऊदीया में रहे हैं, अब आप घर जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको दोबारा अकामा अपना रीन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि अकामा रीन्यू करवाएंगे तो आपको छुट्टी जो है बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आपका अकामा 6 महीने का रह गया तो आपको छुट्टी जो है वो 1 महीने की या 2 महीने की मिलेगी। अगर आपने अकामा बनवाया और फ़ौरन छुट्टी लगवा लेते हैं तो आपको छुट्टी 6 महीने की मिल जाती है। अगर आप चाहें भी तो 6 महीने पाकिस्तान फिर रह सकते हैं, लेकिन वो छुट्टी आपको पहले हुकूमत को बतानी पड़ेगी कि मैं इतने महीने के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो उसके एक्सपेंस अलावा है। मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान आते हैं 3 महीने के लिए, एवरेज इतने से कम कोई भी नहीं आता कि 3 महीने के लिए, तो मोस्टली आदमी लोग आते हैं। अगर आप पाकिस्तान 3 महीने के लिए आते हैं, 3 महीने का आपको जो हुकूमत को वो भी टैक्स अदा करना पड़ेगा। सऊदी हुकूमत टैक्स लेने में बड़ी माहिर है भाई, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अब वो 3 महीने का टैक्स आपका बनता है, अगर आप अकेले हैं और मजदूरी कर रहे हैं तो 300 रियाल जो है वो आपको हुकूमत को छुट्टी का अदा करना पड़ेगा। अकामे की फ़ीस 4000 से 5000 रियाल अदा करनी पड़ेगी। उसके बाद जब टिकट करवाते हैं 1000 से 1500 रियाल की टिकट आपको परचेज़ करने की। उसके बाद जब आप पाकिस्तान आते हैं, मेरे बाद पाकिस्तान आने के लिए भी आपकी जेब में कम से कम 3-4 हज़ार रियाल तो होना चाहिए। मतलब आपको घर आने के लिए, पाकिस्तान छुट्टी आने के लिए 10,000 रियाल लाजमी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। तो पाकिस्तान छुट्टी आना बहुत टफ़ है, सऊदीया से जाना भी बहुत टफ़ है, वहाँ पे रहना भी बहुत टफ़ है, वापसी आना भी बहुत टफ़ है। बाकी वहाँ पे लक है, ऐसे लोग भी हैं जो महीने बाद पाकिस्तान वापस आए थे। अभी हमारा वहाँ पे सर्वाइवल करना बहुत टफ़ है, हम वहाँ पे नहीं रह सकते। लेकिन जिन्होंने कर्ज़ा उठा के जाते हैं लोग, दोस्तों से, कज़नों से, चाचे मामे से पैसे ले जाते हैं, जनाब हम आपको वहाँ जाके वापस कर देंगे, तो ज़ाहिर बात है वो भी बर्दाश्त भी करते हैं। कुछ लोग अगर नहीं सर्वाइवल कर पाते, मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पर मजदूरी बहुत टफ़ है। सुबह आपको 6 बजे उठाते हैं वो जाने के लिए, 5:30 बजे आप उठेंगे, 6 बजे तैयार होंगे, आपको 6 बजे उनकी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, मजदूरी या काम पे जाना पड़ेगा। ये मैं आज़ाद वीज़े की बात कर रहा हूँ कि वो जो आज़ाद वीज़े में जो मजदूरी करते हैं, उसके बाद जैसे ही आपको 5 बजेंगे फिर वो आपको ठेकेदार आपको उठाने आएगा, वहाँ से आपको दोबारा रिसीव करेगा, आपको रिहाइश पे छोड़ेगा, मगरिब वहीं पे हो जाती है रास्ते में। अब घर आएँगे, आपने खाना भी खुद बनाना है, खाना खुद बना के जनाब फिर आप खाएँगे, फिर बर्तन धोएँगे। उसके बाद आप सोचेंगे कि मैं घर बात करूं या मामला, जो भी मामला होंगे अपने ज़ाती लाइफ, आपको 1 से 2 घंटा मिलेगा, वो भी आपको 8-9 बजे के बाद, मतलब 9 बजे तक खाना खा कर फ्री होंगे। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक आपको अपनी ज़ात या फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता। 9 से लेकर 11 बजे तक, अगर आप जरिए बात है 11 बजे से लेट भी नहीं जा सकते, क्योंकि आपने सुबह 5:30 बजे फिर उठना होता है अगले दिन मजदूरी पर जाने के लिए। अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपको तक कहाँ पर लेके जाने वाला कोई तैयार है। वैसे वहाँ पे लोग और भी किस्म कारोबार कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने कोई छोटा सा रेस्टोरेंट होटल बनाया होता है, कोई रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहा है। ये हर किसी की पॉलिसी और मामला अलग है। अब मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल शेयर कर दूँ, आप कमेंट से पूछेंगे तो इससे बेहतर है कि मैं आपको खुद बता दूँ कि वहाँ पे सैलरी किस हिसाब से है। आज़ाद वीज़े के ऊपर अगर जब आप काम कर रहे हैं, पहले आता है मजदूरी के ऊपर, जो भी किस्म का, मतलब कि वो कारीगर नहीं है, आम मजदूरी उसकी 80 से 90 से 100 रियाल से ऊपर दिहाड़ी नहीं होती। उसके बाद आया था सीलिंग वाले काम में जो कारीगर आते हैं, कारीगर की दिहाड़ी मजदूरी जो होती है डेली होती है वो 300 रियाल से लेकर 150 रियाल तक है। रंग वाले की भी 150 से 130 से 150 के दरमियान है। ये जो नीचे ज़मीन पर टाइल लगती है या मार्बल लगता है, इसकी जो मजदूरी जो होती है वो डेली बेस की 150 से लेकर 170-80 तक भी जाती है। वो थोड़ा सा काम टफ है और थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेवल को रखना, मामला देखना, ठीक है। उसके बाद शटरिंग वाले की दिहाड़ी जो है वो 150 से लेकर 200 तक होती है, क्योंकि ये बात काम बहुत टफ है। इंजीनियरिंग लेवल का बहुत हाई मतलब बोलते हैं वो बहुत टफ काम हो जाता है, मतलब जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो इसलिए उसकी मजदूरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद वो जो फ़र्श डालने वाले आ जाते हैं, मट्टी डालने वाले आते हैं, फ़र्श बराबर करने वाले आते हैं, सबके आमिल की, तो आमिल बोल रहा हूँ पाकिस्तान जो मज़दूर होता है उसकी 80 से 100, और जो कारीगर 130 से लेकर 200 के दरमियान ये कैटेगरी आती है। और जो होटल फील्ड में है, तो होटल फील्ड में जो है वो जो हांडी बनाता है उसकी जो है मजदूरी 130-150 के दरमियान होती है। आम होटलों पे जो लोकल लेवल के जो होटल होते हैं वहाँ पे अच्छे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो आपका लग है, जो कोई शेफ़ है तो उसकी 150-200 तक भी होती है। लेकिन वो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, आज़ाद पे है, अगर सैलरी बेस के ऊपर है तो वो फिर अपनी पॉलिसी आती है। हर किसी की होटल की कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है कि वो क्या सैलरी पैकेज देते हैं आपको। जो तो दूर पे रोटी लगाता है उसकी भी ऐसी ही है। जो छोटे होटलों पे काम कर रहे हैं 120, जो थोड़े से अच्छे होटलों पे काम कर रहे हैं 150, और जो बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं उनकी भी तकरीबन 150 से 170 के दरमियान होती है। तो ये पॉलिसी है इनकी। और इसके अलावा जो दरवाज़े बनाते हैं, विंडो खिड़कियाँ बनाते हैं,
या वेल्डिंग वाला काम करते हैं उसकी भी ऐसी है, जो हेल्पर होता है उसकी 90 से 100 रियाल, और जो कारीगर होता है वो 150 भी होता है, और उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आता है। तो साल के तौर पर आप एक कारीगर अच्छे हैं, ठीक है, आपको ठेकेदार बोलता है कि यार मुझे सारे आपने विंडो बना के देनी है, एलुमिनियम का काम करना है, सारी आपने एलुमिनियम की विंडो बना के देनी है, और जो भी मामला होता है आपको पहले तय कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको वहाँ से दिहाड़ी भी जाते हैं तो 150 रियाल होगी। अगर आप उससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अब आप वो 10 दिन का काम है, 10 दिन की अगर मजदूरी बनती है 1500, अगर आप बोलते हैं यार मैं सारा काम जो है वो एक हफ्ते में कर दूँगा, 3 दिन की आपकी बचत हो जाएगी, आपको जो है वो 1500 रियाल मिल जाएगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ से पैसे किस तरह अर्निंग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब एक और टॉपिक आता है कि ज़ाती कार। अगर आप वहाँ पे ज़ाती कार लेकर टैक्सी चलाते हैं तो वो वहाँ पे कंपनी हुकूमत इजाज़त नहीं देती, वो एक कंपनी लेवल एक पॉलिसी है। अगर आप यहाँ से आज़ाद वीज़ा लेकर, अगर जो अगर ऐसे चलाता हो पकड़ा जाए, लोग वहाँ पे चला रहे होते हैं, अगर ऐसे कोई चलाता पकड़ा जाए तो उसको जो है एक अच्छा जुर्माना होता है, उसको यानी कि मुल्क से निकाल भी दे सकते हैं। मतलब उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, अगर थोड़ी बहुत सज़ा दे दें या माफ़ कर दें एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो माफ़ कर दें छोड़ दें। मोस्टली वो जो है उसको खरूज लगाते हैं, उसको मुँह से छोड़ के जाना पड़ेगा, इसमें कानून की बहुत बड़ी वायलेशन के खिलाफ ये वायलेशन है। जो कंपनी पॉलिसी है वहाँ पे जिस अजरा बोलते हैं, जो लोग उम्रा या हज कर जाते हैं, देखा तो उन्होंने टैक्सी के ऊपर अजरा लिखा होता है, तो ये होती है टैक्सी। इसकी पॉलिसी ये है कि जनाब अब जब आप उनसे आज़ादी लेके जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ पे 7 दिन आपने काम करना होता है। 7 दिन में से जो है वो 5 दिन का एक एवरेज होती है, 5 दिन की वो आपसे एक कमीशन लेते हैं कि आप हमें डेली का 200 रियाल पे करेंगे। 800 रियाल है किसी कंपनी की, 700 है किसी के, 900 है किसी के, 1000 है किसी कंपनी की, 1200 रियाल भी है, गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपने वो 1000 रियाल से 800 रियाल उनको देना होता है 5 दिन के अंदर। उसके अंदर आपने 250 कमाया है, 300 कमाया, वो आपका नसीब है, लेकिन 200 आपको देना पड़ेगा। और जो आखिरी 2 दिन है, 5, 6, 7 दिन, छठा और 7वां दिन, वो सारी की सारी इनकम आपकी होती है। वो जितनी अर्निंग हो, 250, 300 हो, 200 हो, 500 भी हो। जब उम्रे का सीज़न शुरू हो जाता है, इनकी डेली की इनकम 500 रियाल भी चली जाती है, 400 रियाल भी जाती है। लेकिन जैसे ही वो मुहर्रम सफ़र का महीना आता है तो उम्रा बंद हो जाता है, इसलिए जो है उनकी वो सैलरी जो है वो बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। लेकिन जद्दे में या ताइफ में या रियाद में या जम्मू में, ये जो बड़े बड़े 4-5 शहर हैं सऊदी अरब के, उनका जो है वो लेवल वो सेम ही रहता है, सारा साल ही तकरीबन मोस्टली एक ही होता है कि मतलब कि 200 रियाल, 250 रियाल। लेकिन ये भी एक अच्छी इनकम है, लेकिन 12 घंटे की शिफ्ट होती है, तो 12 घंटे अगर आप टैक्सी चलाएँगे तो आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगा, आप यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा आपको, और ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कार का तकरीबन आपको एक्सपेंस, अगर आप लीगली वहाँ पे ले लेते हैं, करीबन 2000 रियाल पे आपका एक्सपेंस आ जाता है। क्लासें वगैरह होती है, क्लासें अटेंड करेंगे तो आपकी ड्राइविंग अच्छी है तो आपको पहले साल से भी मिल जाता है वीज़ा, लेकिन ये आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। लेकिन सऊदीया का जो लाइसेंस है वो इतना टफ नहीं है, मतलब कि ईज़िली आप उसको हासिल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको एक और बिज़नेस के से आपको बताता चलता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने वहाँ पे खजूरों का कारोबार किया होता है। कारोबार की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे कारोबार किया है खजूरों का, तो मतलब कि वो खजूरों का सेल कर रहे हैं। अगर आप एक टॉपिक आपको और शेयर करता हूँ, अगर 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 आप सऊदीया में बिज़नेस करना चाहते हैं तो मक्के में तो ये काम बहुत कम है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये काम ऐसे ज़्यादा दुबई में बहुत ज़्यादा है, लेकिन सऊदी अरब में भी है, लेकिन आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। उसमें ये होता है कि आप जो है वो कोई ना एक आधी बिल्डिंग एक पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे ले लें, जिसमें 20 से 25 कमरे हों, और उस पूरी बिल्डिंग को आप खुद रेंट आउट करें। जैसे कि पाकिस्तान में हॉस्टल सिस्टम होता है, उस बेस के ऊपर आप पूरी बिल्डिंग पर ठेके पे ले लें 1 साल के लिए। उस पूरी बिल्डिंग को जो है वो आप रेंट आउट करें और जनाब उसके चार्जेस रख लें। मिसाल के तौर पर अगर आपको एक रूम मंथली बेस के ऊपर अगर पड़ता है 1000 रियाल का, आप 1200 से 1500 रुपये वो एक कमरे को रूम पे रेंट आउट कर सकते हैं। उसमें अब ये होता है 6 से 7 लड़के एक रूम में एडजस्ट करेंगे, उसको फ़ी पर्सन आप 250 या 200 रियाल उससे चार्ज करेंगे, जो एडवांस कीमत में होता है कि आप एडवांस पे करेंगे। अब आ जाता है होटल बिज़नेस। अब आपको बताता हूँ मैं होटल बिज़नेस के ऊपर। अगर आप सऊदी अरब में होटल बनाना चाहते हैं, वो लोकेशन और मुख्तलिफ एक्सपेंस डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या है, उस एरिया का रेंट आउट क्या है। तकरीबन स्टार्ट हो जाते हैं 3000 रियाल से, आप चाहे 1 लाख रियाल तक होटल जो है वो मंथली बना सकते हैं एक्सपेंस के साथ। दुकान की रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उससे आपको अपने सऊदी कफ़ील से बात करें कि हमें जनाब वो 4 वीज़े या 5 वीज़े निकलवाएँ, ठीक है, अपना को होटल बनवाएं। होटल के ऊपर कम से कम जो है वो आपका
70 से 80 हज़ार रियाल अच्छे लेवल का बनाते हैं, मतलब कि मीडियम लेवल का, इसमें बहुत अच्छा लेवल भी ना हो, बहुत कम लो लेवल भी ना हो, मतलब जिसमें सीटिंग से वो 50 से 60 लोगों की सीटिंग हो, एक टेबल पर 4-4 कुर्सियाँ जो होती हैं वो लगा दी जाएँ, मतलब कि आपको 4 से 5 टेबल 8 टेबल लग जाएँ, 2-3 भट्टे लग जाएँ और जनाब थोड़ा सा अच्छा माहौल हो जाए, ठीक है, आपका स्टाफ अच्छा लग जाए, अच्छा बन जाए और एक डेकोरेशन अच्छी हो जाए, तो उसमें आपका जो है कम से कम जो है 60-70 हज़ार रियाल एक्सपेंस आएगा। लेकिन उसका प्रॉफिट और मार्जिन आपका मंथली जो है वो मंथली लो है, लो 8 से 10 हज़ार रियाल आपका प्रॉफिट होगा। लेकिन बात वही डिपेंड करती है अगर आपका बिज़नेस चल जाए तो। अगर आपका वहाँ बिज़नेस ये चल जाता है तो होटल का, तो आप 8 से 10 हज़ार रियाल अर्निंग ईज़िली कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी हैंडसम अमाउंट है। लेकिन आप यही होटल अगर पाकिस्तान में बनाते हैं, आप यही सोच के परेशान हो जाते हैं कि अगर ना चला तो, ना चला तो। लेकिन अगर आप सऊदी में बनाते हैं तो वहाँ पे ये काम चांस बहुत कम होता है बिज़नेस फ्लॉप होने का। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे बिज़नेसमैन, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी तो थोड़ी सी ज़्यादा है, केरला के लोग वहाँ पे बहुत सारे सुपर स्टोर, होटल का तो नहीं है, मतलब सुपर स्टोर मोस्टली जो है वो केरला के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा बनाते हैं। मक्के में भी मैंने देखा है, जद्दे भी मैंने देखा है, मतलब कि वहाँ पे होटलिंग साइड पे तो कम है, लेकिन पाकिस्तानी होटल भी हैं, अफ़गानियों के होटल भी हैं, पख्तूनों के होटल भी मौजूद हैं वहाँ पे, सूडानियों के होटल मौजूद मिलेंगे आपको, वहाँ पे खाने का टेस्ट बड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी होटल वहाँ बनाते हैं, आपके फ्लॉप होने के चांस बहुत कम होते हैं। क्यों? वहाँ पे ज़रूरत है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सैलून के ऊपर। अगर आप सैलून वहाँ बनाना चाहते हैं, हमाम, पाकिस्तान में जिसमें हमाम बोलते हैं हम, अब वो आप बनाना चाहते हैं तो उसकी भी पॉलिसी इतनी है, तकरीबन आपको वहाँ पे सैलून ठेके पे भी मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे भी मिलते हैं और पर्सनल बेस के ऊपर भी मिलते हैं। हम आ जाते हैं पहले ठेके के ऊपर। एक बना बनाया सैलून होता है, आपके पास वीज़ा मौजूद है, कफ़ील से आपने ले लिया है कि मैंने सैलून का वीज़ा है मेरे पास, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करेंगे। मोस्टली जो है वो शेख होते हैं, वो इसी को पसंद करते हैं कि हम आपको सैलून बना के देंगे, और सैलून आपको जितना भी एक्सपेंस आएगा वो जो है वो कफ़ील खुद करते हैं। मोस्टली वहाँ पे जो ऐसे ही है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका जो है वो सैलून के ऊपर मोस्टली अपना ज़ाती एक्सपेंस होता है, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। मोस्टली जो है वो 80% जो है वो कफ़ील आपको सैलून बना के देंगे, उसका वो रेंट भी खुद पे करेंगे और आपसे तय कर लेंगे मंथली बेस के ऊपर कि 50% या 40-60 या 70-30 जो भी पॉलिसी आप तय करेंगे, लोकेशन के डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत प्यारा बिज़नेस है। वहाँ पे जो लोग पाकिस्तानी वहाँ पर जाते हैं ना, वो अच्छी इनकम कमा रहे हैं। क्यों? एक तो वहाँ पे बिजली का मसला नहीं है, आपको अच्छा माहौल मिल जाता है, आपकी शॉप के ऊपर एसी लगा होता है, ठीक है, और कटिंग के जो औज़ार होते हैं वो मोस्टली डिस्पोजेबल होते हैं, फ़ोम के साथ आपको शेव करके देते हैं। तो उसके लिए बेनिफिट ये होता है कि आपको एक ठंडा माहौल मिला रहता है और आपने अर्निंग भी ठंडे माहौल में बैठी करनी होती है। क्योंकि पाकिस्तान में जो है 70% सैलून ऐसे हैं जिनके ऊपर सिर्फ पंखा होता है। जैसे ही वो लोग सऊदीया पहुँचते हैं, उन्हें ठंडा और एक अच्छा माहौल मिल जाता है, उससे अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। तो वो मेरी नज़र में ये सैलून का जो बिज़नेस है ये सऊदी अरब में बहुत ही शानदार और बहुत ही प्रॉफिटेबल है। अच्छा, अब आ जाते हैं मोबाइल शॉप के ऊपर। मोबाइल शॉप अगर आपने सऊदी में बनानी है तो उसके लिए जो है पॉलिसी थोड़ी सी सख्त है। एक तो मोबाइल बहुत महंगे हैं, अगर आप हर किसी की दुकान पे इस टाइम 40 से 50 मोबाइल तो पड़ा ही होता है। एक मोबाइल की कीमत एवरेज अगर 1000 रियाल से शुरू की जाए या 800 रियाल से शुरू की जाए, कम से कम 2.5 से 3 लाख रियाल के तो आपको मोबाइल चाहिए। शॉप, उसका रेंट, वो भी आपको मैंने बताया कि 3000 से लेकर 8-10 हज़ार रियाल तक मंथली होता है। लेकिन वहाँ पे 6 महीने का रेंट एडवांस देना पड़ता है या 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है। मंथली बेस के ऊपर वहाँ पे रेंट जो बहुत कम होते हैं, कम से कम जो 6 महीने का एडवांस होता है उसकी एक्सपेंस देख लें। अगर आप 3000 4 रियाल किराया है तो 6 चौको 24, अगर 4 महीने का भी एडवांस दें, 6 महीने का एडवांस दें तो 24-25 हज़ार रियाल ये एक्सपेंस हो जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जनाब आपको वहाँ पे सऊदी बिठाना पड़ता है। ये इन्होंने कानून बनाया है 2016-17 में कि अगर आपकी जो मोबाइल शॉप है, मोबाइल शॉप के ऊपर आपको एक सऊदी बिठाना पड़ेगा, उस सऊदी को सैलरी भी देनी पड़ेगी। मतलब ये जो है वहाँ पे बहुत ही वीक पॉइंट है। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा एक्सपेंस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम हो जाता है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है।
अच्छा, अब आ जाते हैं आपके अगर आपके पास पैसा अच्छा है और आप ड्राइवर हैं, बड़ी गाड़ियों के एलटीवी या एचटीवी लाइसेंस होल्डर वहाँ पे बन जाते हैं और आपका पास पैसा है, मतलब कि एक तो होती है जॉब ड्राइविंग की, अगर आपका पैसा है तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है स्टॉक वगैरह डिलीवर करना पड़ता है, उसमें ईंटें होती हैं, वहाँ पर टाइल पत्थर हो जाता है, मार्बल हो जाता है, तो कोई भी आपने यानी कि मट्टी हो जाती है, भत्ता बोलते हैं उसको, भत्ता यानी कि ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये काम भी अच्छा है कि अगर आप वहाँ पे अगर ऐसी गाड़ी परचेज़ कर लें, तकरीबन 2 लाख रियाल की, 1.5 लाख रियाल की सेकंड हैंड मिल जाती है। जो न्यू जो है वो 2.5 लाख से 3 लाख रियाल की, इससे ऊपर भी हो सकती है। बाल मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 2 साल पुरानी, उस टाइम जो है वो 1.5 लाख रियाल तक जो है वो गाड़ी मिल जाती थी। अब भी अगर आप 2 लाख रियाल की भी देखें तो अगर आपको गाड़ी मिल जाए तो इसकी भी इनकम बहुत अच्छी है, आप 10 से 12,000 15,000 रियाल तक डेली का कमा सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा बिज़नेस है, वहाँ पे इसकी अच्छी डिमांड है और अच्छी रनिंग है। और इसके अलावा अगर आप ये वाला नहीं तो पानी के कंटेनर, क्योंकि पूरे सऊदीया के अंदर जो है वो जो सिटी एरिया है उनमें पानी नहीं है, वहाँ पे सप्लाई 2 किस्म की सप्लाई होती है पानी की, बल्कि सप्लाई पानी की 3 किस्म की है। एक वो पानी जो आपने पीना है, पीने के लिए वो जो छोटे छोटे डिस्पोजेबल आइटम जिन्हें के कैंटीन वगैरह कंटेनर वो आ जाता है, वो आप पानी पीने के लिए होता है। एक ये बिज़नेस आ जाता है। दूसरा बिज़नेस आ जाता है कि आपने जो ना वहाँ पे घरों के नीचे उन्होंने ख़ज़ान बनाए होते हैं पानी के, क्योंकि पानी नीचे कड़वा पानी है, वो इस्तेमाल होता है बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। मतलब एक पानी पीने वाला बिज़नेस उसका अलहदा, और एक नहाने बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए ये पानी अलहदा। तीसरा, क्योंकि वहाँ पे सीवरेज लाइन भी नहीं है, और सीवरेज लाइन के लिए जो है वो एक अलग कंपनी है उनकी, हुकूमत की, वो तो आपका कैटेगरी नहीं है, एक जारी बात है, उसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं गारमेंट्स या जूतों की शॉप के ऊपर। तो गारमेंट्स के जूतों का शॉप अगर आप बनाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा काम है, और इसमें भी एक्सपेंस लेवल जो है वो 40 से 50 हज़ार रियाल का एक्सपेंस है। आपकी दुकान, उसकी लोकेशन, उसके मामलात और परचेजिंग कपड़े की। लेकिन वहाँ पे ये आप याद रखिएगा कि वहाँ पे उधार वाला काम जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। उधार आपने देना भी नहीं है और मिलता भी नहीं है, आपने मतलब कि कैश पे काम करना है, कैश पे लेना है, कैश पे सेल करना है। तो ये भी काम अच्छा है अगर आप ये भी काम करना चाहें। लेकिन बात वही आ जाती है कि आपने पहले एडवांस जो है वो अपने कफ़ील से बात करनी है कि जनाब मुझे ये वाला वीज़ा चाहिए ताकि मैं वहाँ पर आकर जूतों की शॉप बनाऊँ या कपड़े की शॉप बनाऊँ या सुपर स्टोर बनाऊँ या जनरल स्टोर बनाऊँ। मतलब कि इस फील्ड में पाकिस्तानी बहुत कम है, पाकिस्तानी बिजनेसमैन वहाँ बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ पे जाते हैं, और जो वहाँ गए हुए हैं वो एक बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं और एक अच्छा पैसा कमा के पाकिस्तान लेके आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो 95% दुख के साथ कहना पड़ता है कि मोस्टली मज़दूर लोग ही वहाँ पे जाते हैं और मज़दूरी करते हैं। जिसके ज़हन में बिज़नेस का आइडिया आता है वो फ़ौरन दुबई की तरफ भागने की बात करता है या यूरोप की तरफ भागने की बात करता है। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि बिज़नेस के पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से सऊदीया जो है बहुत अच्छा कंट्री है। लेकिन इशू सिर्फ आ जाता है कफ़ील के ऊपर कि आपको कफ़ील कितना अच्छा मिला है। अगर आपको कफ़ील अच्छा मिला है, आप उसको अच्छा बेनिफिट दें, ईमानदारी से काम करें, तो वो आपका बहुत साथ देंगे हर मामलात में। किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होगा तो वो आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप कोई भी कारोबार कर रहे हैं, किसी को उधार दे भी रहे हैं, अगर आप अपनी कफ़ील के साथ अच्छे चल रहे हैं और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं, आप अपने कफ़ील को सिर्फ एक फ़ोन करें कि जनाब एक फ़लाँ शख्स है, मैंने उसको ये स्टॉक दिया है, उससे मेरी पेमेंट ड्यू आ रही है, वो मुझे पेमेंट नहीं दे रहा। अगर आपको वो 1 साल से भी ड्यू पेमेंट अगर आ रही है, अगर आप अपने कफ़ील को एक दफ़ा फ़ोन करें, अगर कफ़ील अच्छा है आपके साथ चल रहा है और आप अच्छे चल रहे हैं, मेरा ख़्याल है उसकी एक कॉल पे या एक दफ़ा जाने से आपको सारी पेमेंट उसकी ड्यू क्लियर हो जाएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ पे झगड़ा या लड़ाई ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है झगड़े की, एक तो लोग वहाँ पे सुलझे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शायद कम नहीं है, लेकिन एक उनका डिसिप्लिन, लाइफ और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। तो अगर आप वहाँ पर अगर ऐसा इशू बन जाए और कोई बंदा किसी के साथ जाती कि करे, उसके ऊपर केस बन जाए, तो हुकूमत उसको किसी किस्म का लोन नहीं देती, उसका मेडिकल फ्री नहीं करती, उसको अलाउंस नहीं मिलते हैं हुकूमत की तरफ से, उसके बच्चों को अलाउंस नहीं मिलते। तो मतलब इसलिए वो लोग वहाँ पे डरते हैं कि यार हमने कोई भी ऐसा क्रिमिनल काम नहीं करना कि जिसकी वजह से जो है हमें नुकसान भी हो और हमारी आने वाली नस्लों को भी नुकसान होगा। दोस्तों, मैंने आपसे तकरीबन बहुत सारे पॉइंट्स शेयर किए हैं बिज़नेस के लिए भी और जॉब के लिए भी, सऊदीया के लिहाज से।
लेकिन मैं आपको एक मशवरा देता हूँ कि जो अगर आप स्किल पर्सन है ना, तो स्किल पर्सन जो है वहाँ पे मार नहीं खाता। बंदा कामचोर ना हो, दूसरी वजह ये भी है कि बंदा कामचोर ना हो, और एक और वजह किस्मत का कमज़ोर ना हो। मतलब कि अगर उसको बैड लक ही होगा कि अगर वो कारीगर भी हो और सोल्जर में भी हो और वो मेहनती भी हो और कामयाब ना हो। ये वैसे मैंने बहुत कम देखा है, वहाँ पे ना होने के बराबर ही होता है। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आपने सऊदी अरब जाना है, कोई मसला नहीं है, ज़रूर जाएं, लेकिन कारीगर बन के जाएं। अगर आपने जो 1 साल वहाँ वेस्ट करना है ना, उससे बेहतर है कि आप यहाँ से काम सीख कर जाएं और अपनी वैल्यू बनाएं। मतलब कि आपने अगर आपने वहाँ पे कामयाब होना है, तो ये मैं आपको कुछ टॉपिक बताता हूँ। अगर आप ये काम सीख के जाएँ तो आप बहुत खुश रहेंगे, वहाँ पे खुशहाल होंगे और अपने पीछे फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट करेंगे, वो भी खुशहाल रहेंगे। तो फिर सबसे अच्छा जो काम है वो आता है रंग के काम के ऊपर। ये बहुत ईजी काम है, ठीक है। इसको आप सीख के जाएँ, 1-1.5 साल लगा के जाएँ, पूरे कारीगर बन के जाएँ। और उसके बाद जो है वो ये टाइल्स ज़मीन पे लगाना या मार्बल लगाना, ये भी थोड़ा सा इजी काम है। अगर आप कारीगर हैं तो थोड़ा सा इजी है। फर्नीचर का काम हो गया, दरवाजे बनाने का काम हो गया, ये भी बहुत अच्छा काम है। इलेक्ट्रीशियन का काम बहुत ज़बरदस्त है, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की सैलरी, और इसका अगर आप बिज़नेस करते हैं जाके पूरी बिल्डिंग ठेके पे लेकर आप पूरी बिल्डिंग को क्लियर करके देते हैं इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से, ये भी बहुत हैंडसम अमाउंट आपको बचेगी। मंथली प्रॉफिट का बहुत अच्छा है, बहुत आप कामयाब रहेंगे। जो शटरिंग का काम है ये थोड़ा टफ़ है। अगर आप कारीगर भी हैं तो वहाँ पे सैलरी भी बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन थोड़ा टफ़ ज़्यादा होने की वजह से लोग इसमें जाने से डरते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये काम मोस्टली पाकिस्तानी कर रहे हैं कि भाई, क्योंकि धूप का काम है, छत पे काम है, पिलर खड़े करना, क्योंकि सऊदी गर्मी के बारे में कौन नहीं जानता। तो पाकिस्तानी मोस्टली लोग जो है ये काम कर रहे हैं शटरिंग का, और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगर आप उनका अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है तो अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप रोटी के तंदूर के कारीगर हैं तो उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। आप सालन बनाना चाहते हैं, अच्छे कुक हैं, उसकी भी सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग का काम करते हैं तो ये भी सैलरी इसकी बहुत अच्छी है। मतलब कारीगर होना चाहिए बंदा किसी भी फील्ड में हो। तो ज़्यादा बात है, जो दुनिया यहाँ पे पाकिस्तान में वही वहाँ पे है, दुनिया तो सेम ही है, उनकी ज़रूरतें उनके मामला भी सेम ही होते हैं। अगर आप जनाब फ्रिज ऐसी काम करके जाते हैं तो 6 से 7 महीने का सीज़न बहुत अच्छा है। वैसे जो वहाँ पे मक्के में और जद्दे में सारा साल ही ऐसे चलते हैं वैसे, लेकिन यह है कि सीज़न ही होता है। तो मतलब कि आप महीने का इतना कमा लेंगे 6 महीने का कि आप 1 साल तक इजीली सर्वाइवल करेंगे। रेंट आउट भी निकालेंगे दुकानों का, अच्छी इनकम कमाएंगे। वेल्डिंग की बहुत अच्छी डिमांड है वहाँ पे, वेल्डिंग का काम सीख के जाएँ। 1 से 1.5 साल आपको लगाना चाहिए और अच्छी नीयत से साल लगाना चाहिए, और ये काम सीख के जाएँ, ये भी बहुत अच्छा काम है। और इसके अलावा जो है वो वही कारोबार हैं, वही मामलात हैं पाकिस्तान वाले, कि जो काम आप पाकिस्तान से सीख के जाएँगे वहाँ आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, लोग आपको काम पे लेके भी जाएंगे, और आप सिर्फ खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप अच्छे कारीगर हैं, काम में नफासत है, तो वो भी आपको खुद लेके जाएंगे, यार आप हमारे साथ काम पे चलो, आप पक्के हमारे साथ काम पे करो। और दर्जियों का भी अच्छा है, वहाँ पे दर्जी की सैलरी अलग हिसाब है, वही बात है। अगर आप खुद अपनी दुकान बनाते हैं, दर्जी की दुकान पर एक एक्सपेंस कम आता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक टेबल लेना होता है, इसकी लेनी होती है, कैंची लेनी होती है। तो अगर ये 2 चीज़ें, टेबल तो आप वहीं से परचेज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें पाकिस्तान से परचेज़ करके लेके जाते हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी लिबास तो नहीं होता। वहाँ पे अगर आपको पाकिस्तानी अच्छी सिलाई आती है तो वहाँ पे जो है वो तोप जिसको बोलते हैं वो पहनते हैं लोग, जुब्बा जिसको बोलते हैं, मोस्टली वहाँ पे तोप भी बोलते हैं। अगर आप वो सिलाई करते हैं तो उसका काम भी बहुत अच्छा है। तो उसकी हाल में इस टाइम सिलाई चल रही है वो 200 रियाल के करीब है, जो अच्छी है। बाकी 150 भी है, 100 भी है, लेकिन जो अच्छे कारीगर हैं वो 150 रियाल तो लाजमी लेते हैं। और इसके ऊपर एक्सपेंस क्या है, वही 10 रियाल मुश्किल एक्सपेंस आएगा, या 20 रियाल एक्सपेंस आ जाएगा आपको। अगर आप महीने की 100 जोड़े सीखते हैं तो मेरा ख्याल है आपको 4 से 5 रियाल ये भी अच्छी इनकम हो जाती है। ये भी बहुत बेहतरीन बिज़नेस है वहाँ पे। मतलब बात वही है कि अगर तुम कारीगर हो तो वहाँ पे कामयाब हो, अगर आप कारीगर नहीं हो वहाँ पे आपको कारीगर जाके बनना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। और आपको सबसे गुर की बात बताऊँ, वहाँ पे अगर आपने वहाँ पे सारे काम आते हैं, सारे मामलात ठीक है, अगर आप ज़ुबान नहीं आती, आपको अरबी नहीं आती, तो फिर भी आपके लिए वहाँ पे सर्वाइवल करना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को ना इंग्लिश आती है, ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती है। उसी अपनी ज़बान के माहिर हैं, उनको मुतमईन करना थोड़ा टफ है, क्योंकि बद्दू ज़ेन क्यों कहा जाता था कि हम पाकिस्तान में जब किसी को बोलते यार ये बुद्धू है, तो वो इसलिए कहा जाता है कि उनको समझाना, उनको गाइड करना थोड़ा टफ है। अगर आपको काम आधा आता है, उनको समझाना अच्छी तरीके से आ जाए,
तो वो आपके साथ वो मुतमिन हो जाते हैं। मेन चीज़ है आपने सऊदी को शेख को मुतमिन करना है अपनी कारीगरी के हिसाब से, क्योंकि आपको पूरी बिल्डिंग दे रहा है, आपके हाथ में दे रहा है, तो उनका करोड़ों रुपये का खर्चा होता है, तो वो आपको ऐसे ही नहीं दे देता। तो अगर आप उसको मुतमिन करेंगे कि यार मैं काम अच्छा कर लेता हूँ, मैं ये आपको काम ऐसे करके दूँगा, तो वो आपसे ऊपर एतमाद करेगा ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि ज़ुबान आपको आती होगी, तो फिर आप वहाँ पे जल्दी कामयाब हो जाएंगे। तो ये तो थी दोस्तों आज की वीडियो हमारी सऊदीया के ऊपर के मुकम्मल मालूमात मैंने आपको फ़राहम की हैं सऊदीया की, कि सऊदीया में कौन सा बिज़नेस कैसे है, जॉब कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे है, पाकिस्तान से जाना कैसे है, आना कैसे है। तो मैंने आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, आपका टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी और मुल्क के बारे में, पॉलिसी के बारे में जानने के लिए, तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और इसी वीडियो के मामले में कोई अगर आपकी मज़ीद मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज़, मेरी बहुत मेहनत होती है इसके ऊपर, आपको सब कुछ गाइड करना, सब कुछ सेव करना, जमा करना, उसके बाद वीडियो बनाना, अपलोड करना एक बहुत मुश्किल काम होता है। तो प्लीज़ जो इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक लाजमी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये हमारी मेहनत का सिला होता है। टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।